स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का शुभारंभ कर रहे हैं और आज की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा के संबंध में जो रोचक तथ्य हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आज की इस कक्षा का जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का जो प्रयास एक विदेशी विद्वान के द्वारा किया गया, उसके संबंध में हम तमाम जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, सबसे पहले जो इतिहास लिखा गया वह इतिहास लेखन का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान को जाता है, यानी फ्रांस के एक विद्वान को जाता है जिनका नाम था गारशा द तासी। यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जिस विद्वान ने लिखा वह फ्रांस का रहने वाला था और उसका नाम था गारशा द तासी। साथियों, गारशा द तासी ने किस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा? तो वह नाम था इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी। अब इसके, क्योंकि यह फ्रेंच भाषा की शब्दावली है, अगर हम इसे हिंदी में समझना चाहें तो इस्तवार का अर्थ है इतिहास, लिटरेट्यूर जैसा कि आप समझ सकते हैं लिटरेचर, एंदुई जो शब्द है यहाँ पर एंदुई, इस एंदुई का अर्थ है हिंदवी, यानी इस समय की जो हिंदुई भाषा थी, अर्थात आप इसे हिंदी कह सकते हैं। और हिंदुस्तानी, जो उस समय उर्दू को हिंदुस्तानी के नाम से हम जानते थे। तो यहाँ एंदुई हिंदी और हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का इतिहास, इस नाम से गारशा द तासी ने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा। देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि गारशा द तासी फ्रांस के रहने वाले थे और वहाँ पर ये हिंदी, यानी उस समय हिंदुस्तानी उस भाषा को कहा जाता था, तो हिंदुस्तानी के प्रोफेसर ये हुआ करते थे। आश्चर्य की बात है कि इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा, लेकिन ये अपने जीवन काल में कभी हिंदुस्तान अर्थात भारत नहीं आए। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि जिस व्यक्ति ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ रचा, वह व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भारत नहीं आया था, बल्कि फ्रांस में रहकर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। अब देखिए, आपको यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि इस ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन भी भारत से नहीं हुआ, बल्कि इसका प्रकाशन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति के द्वारा पेरिस में इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है, मुद्रण है, वह किया गया। तो पेरिस से यह मुद्रित हुआ और इसे आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। और कौन सी भाषा में था? तो यह फ्रांसीसी भाषा में था, जिसे हम फ्रेंच कह सकते हैं। अर्थात यह देवनागरी में रचित नहीं है, हिंदी में रचित नहीं है, यह फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का इतिहास था। इसका जो प्रकाशन है उसकी अगर हम बात करें तो 2 भागों में इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था और इसका जो प्रथम भाग था उसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में इसके प्रथम भाग का प्रकाशन जो आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति है इसके द्वारा किया गया। और इसका जो दूसरा भाग था उसका प्रकाशन 1847 में, यानी लगभग 8 वर्ष बाद इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन भी आयरलैंड प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति है इसके द्वारा पेरिस से किया गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखें कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रयास गारशा द तासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान हैं, उनके द्वारा किया गया। अपने इतिहास ग्रंथ का उन्होंने नाम क्या रखा? तो इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के नाम से इन्होंने यह इतिहास ग्रंथ रचा, जिसमें एंदुई का अर्थ हिंदी है और हिंदुस्तानी का अर्थ
उर्दू से है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्रंथ का एक संशोधित दूसरा संस्करण भी निकला और पीछे एक भर्ती परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था कि गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का द्वितीय संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसका द्वितीय संशोधित और परिवर्धित जो संस्करण था वह 1870-71 में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर अगर 70 नहीं दिया जाए, 70-71 नहीं दिया जाए तो आप 71 यानी 1871 को आप फाइनल मानेंगे कि 1870-71 में 3 भागों में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। अब देखिए इस ग्रंथ में कुल कितने कवियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। कोई भी इतिहास ग्रंथ जब रचा जाता है, भाषा के इतिहास का ग्रंथ है, तो उसमें हमें यह देखना पड़ता है कि कितने रचनाकारों की बात उस ग्रंथ के माध्यम से की गई है। तो साथियों, गारसाद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल 738 रचनाकारों का जिक्र किया है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसमें हिंदी से संबंधित जो रचनाकार हैं, कवि हैं, उनकी संख्या मात्र 72 है, यानी 72 है। कुल मिलाकर 738 रचनाकारों के विषय में इस ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उनमें से हिंदी से संबंधित जो कवि हैं उनकी संख्या मात्र 72 है। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को शामिल किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि 72 कवियों को शामिल किया गया है। शेष जो कवि रह जाते हैं 738 में से 72 को हटा दीजिए, जो बचेंगे वे उर्दू, अरबी, फारसी आदि के कवि हैं जिनका इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में जिक्र किया है। इस इतिहास ग्रंथ में एक बेहद महत्वपूर्ण जो बात आपको याद रखनी चाहिए परीक्षा के लिहाज से, वह क्या है कि कवियों का जो विवरण रचनाकार ने प्रस्तुत किया है, इतिहासकार ने कवियों का जो विवरण प्रस्तुत किया वह अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत किया है। मतलब जिस कवि का नाम ए से शुरू होता है वे कवि पहले लिए गए हैं, फिर बी से शुरू होने वाले, फिर जिनका नाम सी से शुरू होता है। इस तरह से इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का जो क्रम रखा है वो उनके नाम के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनको क्रमशः इन्होंने लिखा है। ये एक अच्छे इतिहास की पहचान नहीं हो सकती। यहाँ बहुत बड़ी समस्या यह होती है कि जिस कवि का नाम ए से शुरू हो रहा है, चाहे वह हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में बाद में आया है, लेकिन क्योंकि ए से शुरू हो रहा है इसलिए इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में ए वालों को सबसे पहले स्थान दिया, फिर बी वालों को, फिर सी वालों को। तो हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल भी व्यवस्थित रूप एक इतिहास का नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त देखिए, इन्होंने कवियों के रचना काल का विवरण भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने जो कवि हैं उनका रचना काल प्रस्तुत करने का अपनी तरफ से प्रयास किया, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो विवरण इन्होंने दिया इसे हम असंदिग्ध नहीं कह सकते, अर्थात यह विवरण इन्होंने अनुमान के आधार पर दिया, प्रामाणिकता के साथ नहीं। इसलिए ज़्यादातर जो इन्होंने अनुमान लगाए हैं वे सही नहीं हैं, वे गलत साबित हुए हैं। खैर, हम ये कह सकते हैं कि कवियों के रचना काल का विवरण प्रस्तुत इन्होंने अपने ग्रंथ में करने का प्रयास किया। अब देखिए क्या कमियां रह गई इनके इतिहास ग्रंथ में। साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी साहित्य का यह पहला इतिहास ग्रंथ है। आश्चर्य इस बात का भी है कि एक विदेशी ने विदेश में बैठकर, जो कभी भारत नहीं आया, इस पहले इतिहास ग्रंथ को लिखा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्योंकि उनका संबंध भारत से नहीं रहा, इसलिए इस इतिहास ग्रंथ में अनेक कमियां भी रह गई। कौन कौन सी कमी रह गई? काल विभाजन और नामकरण का इन्होंने ना तो कालों का विभाजन किया, और जब विभाजन ही नहीं किया तो काल का नामकरण तो कहाँ से करेंगे। इसलिए एक बड़ी कमी इस इतिहास ग्रंथ की यह है कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास
नहीं किया गया। और यदि हम इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन नहीं करते हैं तो फिर वह सुपाठ्य नहीं हो सकता और वह सही मायने में इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। युगीन प्रवृत्ति एक इतिहास ग्रंथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन गारशा द तासी ने किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की युगीन प्रवृत्तियों का अपने इतिहास ग्रंथ में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी दूसरी कमी थी इस ग्रंथ की। तो यहाँ पर आप ये जरूर ध्यान रखें कि काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, युगीन प्रवृत्तियों का कोई भी विवरण इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है, रचनाओं की प्रामाणिकता पर विशेष ध्यान इन्होंने नहीं दिया, केवल अपने अनुमान से ही इन्होंने जो कुछ विवरण दिया है उसमें अनुमान का सहारा ज़्यादा है, प्रामाणिकता को स्थापित करने का प्रयास कम किया गया है। तो ये कुछ कमियां इस ग्रंथ में रह गई। साथियों, इस ग्रंथ के संबंध में एक बेहद इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपको याद रखना चाहिए वह क्या है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णे, ये हमारे हिंदी के विद्वान हैं, भारतीय विद्वान लक्ष्मी सागर वार्ष्णे, इन्होंने इस ग्रंथ का, कौन से ग्रंथ का, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ का जो गारशा द तासी ने लिखा था, हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से किया? तो इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने गारशा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। और कब किया? 1953 में किया। ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णे ने गारशा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1953 में हिंदी में अनुवाद किया। तो ये भी आपको इस संबंध में जानकारी रखनी है। साथ ही साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि मौलवी करीमुद्दीन, कुछ शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, कुछ बुक्स में आपको मिल जाता है, मौलवी करीमुद्दीन के प्रयास को ये कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का ये द्वितीय प्रयास था। लेकिन साथियों, मौलवी करीमुद्दीन ने भी जो गारशा द तासी का इतिहास था उसी का उर्दू भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया। और आप देखते हैं कि 1848 में मौलवी करीमुद्दीन का जो इतिहास ग्रंथ है वह प्रकाशित होता है, लेकिन उसे हम स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ कहने की बजाय आपको ये ध्यान होना चाहिए, यद्यपि कुछ कवि उन्होंने बढ़ाए हैं, उन्होंने 1004 कवियों का विवरण अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है और उन 1004 में हिंदी के मात्र 60 या 62 कवि हिंदी के उन्होंने शामिल किए हैं, बाकी सभी उर्दू के कवि हैं। तो हम इनके बाद अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो महेश दत्त को भी आप छोड़िए, सीधा हम बात करेंगे शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने इनके बाद हिंदी भाषा के साहित्य का इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास किया। तो अगली कक्षा में हम शिव सिंह सेंगर के संबंध में जो रोचक तथ्य हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।